अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम टू द टुडेज़ केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक जो है केमिकल बॉन्ड। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है, कोई ग्लू टाइप है जो एटम्स को जोड़ता है। तो बिल्कुल आप समझ लें कि ये एटम्स को जोड़ने वाली एक इनविजिबल टेप है। और यानी कि स्टूडेंट्स आपको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो केमिस्ट्री का बेस जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो हम ये क्यों पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड, ताकि हमें ये समझ आए कि सिंपल एटम जब दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो वो मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो सोचिए अगर बॉन्ड्स ना हों तो पानी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। इसी तरह अगर बॉन्ड ना हो तो सोडियम क्लोराइड जो नमक है जो हम घर में यूज़ करते हैं वो ना बन सकता, या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ना होता तो लाइफ पॉसिबल ही ना होती। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक से स्टार्ट लेंगे ताकि आपको 100% कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं जी। केमिकल बॉन्ड। तो अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विच होल्ड्स देम टुगेदर। यानी कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो एटम्स को आपस में अट्रैक्ट करती है और इन्हें इन द फॉर्म ऑफ मालिकुलर कंपाउंड, इन्हें मालिकुल या कंपाउंड की शक्ल में जोड़े रखती है, यानी कि जोड़ती है। तो देखो स्टूडेंट्स, एटम जो है वो अकेला तो एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसे दूसरे एटम्स के साथ मिलकर बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें ना मैं आपको इनका जो थोड़ा सा मतलब इनका फ़र्क है ना जो, वो भी आपको शेयर कर देता हूँ कि एटम क्या चीज़ होती है, मॉलिक्यूल। बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि एटम क्या, मॉलिक्यूल क्या। वो ये टर्म्स बार बार पूरी केमिस्ट्री में के सारी ज़िंदगी आपको इनसे वास्ता पढ़ना है। तो एटम क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, तो स्टूडेंट्स को इनका जो डिफरेंस है वही क्लियर नहीं हो पाता। तो एटम जो है ना बेसिकली सबसे छोटा ज़र्रा है। जैसे मकान जो बनता है ना वो उसकी दीवारें बनती हैं और उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ज़र्रा जैसे ईंट है, तो वो एटम है, यानी कि वो डिवाइड नहीं हो सकती अब। तो जैसे हाइड्रोजन का एटम हो गया, ऑक्सीजन का एटम हो गया, तो दुनिया की हर चीज़ जो है वो इन्हीं एटम से ही मिलकर बनती है। तो जैसे मकान जो है वो ईंटों से मिलकर बना, तो एक ईंट जो है वो एक एटम समझ लें। और एलिमेंट जो है वो एक फैमिली की तरह आप समझ लें कि जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम होते हैं। जिस तरह मतलब हाइड्रोजन के काफ़ी ज़्यादा एटम पड़े हों तो हम कहेंगे ये एलिमेंट है, यानी कि हाइड्रोजन के एटम पड़े हुए हैं उसमें। तो जैसे एक डेर है, उसमें सिर्फ एक ही तरह की ईंटें हों तो वो एलिमेंट है। यानी कि एलिमेंट हमें बताता है कि ये चीज़ किस तरह के एटम से बनी है। तो मॉलिक्यूल क्या है, जब दो या ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाएं और कुछ चीज़ बन जाए तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि अब एलिमेंट के अंदर दो ऑक्सीजन पड़े हुए हैं और ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन दो, वो दो एटम एक तरह के पड़े हुए हैं, वो हो गया एक एलिमेंट। अब हमने दो एलिमेंट में से दो एटम को लिया, ऑक्सीजन के हो गए, तो वो उनका एक स्ट्रक्चर बन गया। या ऐसे समझ लें कि जैसे दो ईंटें मिलाई एटम की, क्योंकि ईंटों का ढेर पड़ा हुआ था तो वो एक एलिमेंट था। अब हमने दो ईंटें ली, उनकी एक छोटी सी दीवार बना दी, तो वो क्या मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि जब जैसे आप समझ लें कि ऑक्सीजन के दो एटम्स लिए, वो एक मॉलिक्यूल बन गया O2 जो एग्जिस्ट करता है। तो जो चीज़ मिलकर वो बन जाए जो एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा। और फिर जब मुख्तलिफ़ तरह के एलिमेंट्स यानी कि मिलते हैं ना तो फिर ये कंपाउंड बन जाता है। तो याद रखना कि एटम्स जो हैं वो अकेले ज़्यादा देर तक नहीं रहते, वो जुड़कर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे जो है ना वो बच्चे हाथ पकड़कर एक ग्रुप की फॉर्म बना लेते हैं ना, इसी तरह। तो जब मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ़ तरह के एटम्स से बने तो वो कंपाउंड है। जैसे H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो कंपाउंड एक नई चीज़ होती है जो मुख्तलिफ़ एटम्स को मिलाकर बनती है, मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल को मिलाकर बनती है एक कंपाउंड। जैसे दूध, शरबत, वो सारा मिलकर एक नया मशरूब बन जाता है ना, ऐसे ही। तो बस जो है वो समराइज़ कर देता हूँ, एटम जो है वो सबसे छोटा ज़र्रा है, जैसे ईंट कह लें आप। और एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के एटम्स का ढेर समझ लें, एक ही तरह की ईंटों का ज़ख़ीरा समझ लें, ठीक है। और फिर जो मॉलिक्यूल है वो जब एटम्स जुड़ जाते हैं ना, तो थोड़े से एटम जुड़कर जो छोटी चीज़ बनती है, जैसे दो चार जो हैं वो ईंटें जुड़कर एक छोटी सी दीवार बन गई, तो वो मॉलिक्यूल है। और फिर जब मुख्तलिफ़ एटम्स जुड़ते हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं या मुख्तलिफ़ तरह के एटम्स जुड़ते हैं, तो मुख्तलिफ़ ईंटों से जो बनती है ना दीवार, उसे समझ लें कंपाउंड। तो हर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता। तो अब जो है ना वो ऐसे है कि एटम ईंट है, एलिमेंट एक ही तरह की ईंटों का ढेर है,
मालिकूल दो या दो से ज़्यादा ईंटें जोड़कर छोटी दीवार समझ लें, और फिर कंपाउंड जो है वो मुख्तलिफ ईंटों से बनी हुई नई दीवार समझ लें। तो ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट जो है ना इसका याद हो जाए, चीज़ों का डिफरेंस पता चल जाए कि एटम क्या है, एलिमेंट क्या है। क्योंकि ये एलिमेंट समझ आ जाती है, लेकिन जो मालिक्यूल और कंपाउंड है ना इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंस है, तो स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका शॉर्ट जो है वो एनिमेटेड वीडियो भी एक रिकॉर्ड कर दूँ ताकि स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं जी। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अप्रोच ईच अदर, यानी कि जब मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर क्या करते हैं जी, रिपेल करते हैं। यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चार्जेस होते हैं, वो कभी एक दूसरे को यानी कि अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कभी रिपेल कर रहे होते हैं। तो एटम जब दूसरे एटम के करीब आता है तो वो टेस्ट करता है, यानी कि वो टेस्ट करता है कि क्या ये मेरा दोस्त बन सकता है, क्या मैं अट्रैक्ट हो सकता हूँ या कि नहीं, या रिपेल होना है। तो आप ऐसे समझ लें, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ ना, तो जब बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी नए क्लासमेट से मिलते हैं या किसी नए रूममेट से मिलते हैं, तो या तो आपको वो पसंद आ जाता है और आप उसके दोस्त बन जाते हैं, यानी कि अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है, या फिर आपका दिल नहीं मिलता और जो है वो डिस्टेंस होना, यानी कि डिस्टेंस शुरू हो जाता है, यानी कि रिपेल्शन होना शुरू हो जाती है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम डोमिनेट, यानी कि अगर अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, डोमिनेट होंगी, तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स लोअर्ड, यानी कि और रिपल्शन कम हो जाएगी, यानी कि अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, और रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगी, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, और एज ए रिज़ल्ट द टू एटम्स विल रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू मालिक्यूल, तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम होगी, और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि एटम्स आपस में रिएक्ट करके नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं। आपको लास्ट टाइम आपने लेक्चर में पढ़ा था कि एटम चाहता ही है कि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करे, क्योंकि जितनी एनर्जी एटम की डिक्रीज़ होगी ना तो उतना वो स्टेबल होगा। तो एटम्स हमेशा जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं, और वो स्टेबल तब होते हैं जब इनकी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। इसीलिए जब दो एटम्स अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं तो वो हैप्पी और स्टेबल हो जाते हैं। तो जो है अब हम नेक्स्ट करते हैं, कन्वर्सली द टू एटम्स सिंपली मूव अवे फ्राम ईच अदर, इसके जो कह रहा है कि बरक्स आप समझ लें, कन्वर्सली समझ लें, अगर रिपल्शन ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा जी, तो अगर रिपल्शन ज़्यादा हो तो एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, मूव अवे फ्राम ईच अदर, यानी अगर एटम्स को लगे कि साथ रहने वाले या साथ रहने से एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि एनर्जी बढ़ना मतलब अनस्टेबिलिटी होना, एनर्जी जितनी कम होगी एटम उतना स्टेबल होगा। तो अगर वो साथ रहने से उसको पता चले कि एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि अगर एनर्जी बढ़ रही है तो वो क्या होगा, तो वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस बना लेते हैं। तो यानी कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, साथ हम ये भी देख लेते हैं जी, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स इन शेल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स और सब शेल्स में अरेंजमेंट होना जो है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बेसिक रूल है, हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ख़ास तरतीब से घूमते हैं शेल और सब शेल में। जैसे सीट्स पर बैठने का एक रूल होता है ना, तो यही अरेंजमेंट डिसाइड करता है कि एटम जो है वो बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि हम नेक्स्ट देखते भी हैं। तो वही शेल कंसीडर हेयर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड। तो हम यहाँ पे जो तीन किस्म के 3 टाइप्स के बॉन्ड पढ़ेंगे, जिनमें एक आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये तीनों जो हैं वो बॉन्ड वो डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो अब हम इनको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एग्जांपल के साथ। आपकी बुक जो है वो मुझे बड़ी पसंद आई है, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डायग्राम जो है वो बना के, स्केच बना के, तो इससे जो है ना वो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाता है। तो अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी आयोनिक बॉन्ड को। तो आयोनिक बॉन्ड जो है वो स्टार्ट लेते हैं। दिस केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एटम्स, यानी कि आयोनिक बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड है जो इस वजह से बनता है कि एटम्स की ये कोशिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, यानी कि टू लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, अगर या तो वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें या फिर गेन करें, ताकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस, यानी कि ताकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करीबी जो नोबल गैसेस हैं जैसी हो जाए।
बिकॉज देर इज़ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, क्योंकि नोबल गैसेस का जो नोबल गैसेस का जो स्ट्रक्चर है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी एटम्स हमेशा स्टेबल होना चाहते हैं। नोबल गैसेस जैसे नियोन हो गया, आर्गोन हो गया, हीलियम हो गया, तो ये जो है ना पहले से ही स्टेबल हैं, क्योंकि इनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। तो दूसरे एटम्स इन जैसी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या तो दे रहे होते हैं या फिर ले रहे होते हैं। तो let us take the example of the formation of a simple and important compound sodium chloride। अब हम जो है ना वो एक सिंपल और इम्पोर्टेंट कंपाउंड की कह रहे के एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, जो कि नीचे जो है ना एक्सप्लेन भी की गई और डायग्राम भी स्केच यानी कि फिगर भी बनी हुई है। तो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड ही वो कंपाउंड है जिसे हम जो रोज़ाना खाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ही। तो ये जो है वो तो सिंपल जो है ना वो साल्ट है। तो आयनिक बॉन्ड का जो सबसे मशहूर एग्जांपल जो है वो इजी वे में यही है। तो इसको हम देखते हैं। दिस कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट केमिकली, यानी कि ये कंपाउंड तब बनता है जब सोडियम और क्लोरीन केमिकली रिएक्ट करते हैं। सोडियम और क्लोरीन जो है वो दोनों अकेले स्टेबल नहीं हैं, लेकिन जब वो रिएक्शन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, यानी कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, और दोनों के जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस से जो है वो NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट बनता है। तो जो है ना अब हम कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर शोन इन फिगर 3.1। तो इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3.1 में दिखाई गई है, जो हम देखते हैं जी। सोडियम जो है ना, अब देखें ये जो येलो कलर का जो बना हुआ है तो सोडियम का अगर देखेंगे ना तो इसके शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 हैं, थर्ड शेल में 1 है। मैं कोशिश करूँगा ऊपर आपको जो है ना वो नज़र भी आ रहा होगा। तो यानी आउटर मोस्ट शेल या आउटर शेल के अंदर सिर्फ सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके नीचे जो क्लोरीन के अगर देखें तो इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले शेल में 2 हैं, सेकंड शेल में 8 हैं, फिर थर्ड शेल में 7 हैं। यानी आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी? 7। अब पॉइंट ये है कि सोडियम जो है वो स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्लोरीन के पास है 7। अब यहाँ तो ये है कि क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन दे दे सोडियम को, ताकि सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाए और क्लोरीन का शेल ऊपर वाला ख़त्म हो जाए और सेकंड शेल में 8 और ये दोनों स्टेबल हो जाए। लेकिन ऐसा थोड़ा सा यानी कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा काफ़ी मुश्किल है। वो क्यों है? क्योंकि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन देना क्लोरीन के लिए मुश्किल है। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है, ताकि दोनों जो है वो आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो है वो सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा पेंसिल है और क्लोरीन को 1 एक्स्ट्रा पेंसिल चाहिए, और क्लोरीन को एक पेंसिल चाहिए ताकि इसका भी सेट कंप्लीट हो जाए। तो जो सोडियम के पास एक्स्ट्रा है वो खुशी खुशी पेंसिल जो है वो क्लोरीन को दे देता है और दोनों इस तरह स्टेबल हो जाते हैं। तो अब कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फ्राम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम एटम इज़ ट्रांसफर टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द क्लोरीन एटम, यानी कि सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह दोनों एटम्स अपनी यानी कि नियरेस्ट नोबल गैसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हासिल कर लेते हैं। यानी सोडियम अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो सोडियम के पास अब जो है वो अब देखें ना तो 1 तो चला गया, अब इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 8 हैं, और सेकंड शेल ही इसका आउटर मोस्ट शेल है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो वो क्या है जी? स्टेबल हो गया, जैसा कि नियोन का है। इसके नियरेस्ट जो नोबल गैसेज हैं वो कौन सी है? नियोन। अगर आप देखें तो नियोन जो है वो उसके नियरेस्ट हो गया, तो उसके तरह किसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ली, तो ये स्टेबल हो गया। अब इसी तरह जो क्लोरीन है उसके पास अब क्या होगा जी? क्लोरीन के पास अब पहले शेल में 2, फिर दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 7 थे, लेकिन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो इसका भी जो आउटर मोस्ट शेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसकी जो स्ट्रक्चर है ना स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसा कि आर्गोन का है। तो ये नियरेस्ट आर्गोन है इसके, तो ये आर्गोन की तरह का स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो क्या रिजल्ट निकला जी? सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है ना वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
इम्पोर्टेंट चीज़ ये नीचे उन्होंने एरो का निशान लगा कर बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है ले के वो क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन, यानी कि दे के वो पॉजिटिव आयन बन जाता है और लेकर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव आयन, यानी कि क्लोरीन नेगेटिव आयन बन गया। तो दोनों जो है वो आयन ऑपोजिट चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो सिमिलरली सोडियम आल्सो रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड बोरोमीन टू गिव सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड रिस्पेक्टिवली। तो इसी तरह सोडियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम फ्लोराइड बना लेता है, और फिर ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड बना देता है। यानी सोडियम सिर्फ क्लोरीन के साथ ही आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि दूसरे जितने भी हैलोजन का कौन सा ग्रुप है, वही जो क्लोरीन जिसमें भी आता है, जिसमें हमने देखा तो जिनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हैलोजन के ग्रुप कहते हैं। तो वो सारे के सारे उसमें ब्रोमीन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, उसी में क्लोरीन था कि साथ भी आयनिक बॉन्ड बना लेता है सोडियम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है और हैलोजन वाले जितने भी एटम्स हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है, तो वो सभी के साथ मिल के आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो क्योंकि पैटर्न ये किया तो इसलिए तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और हैलोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो काइंडली लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सारा जुड़े रहिएगा एंड तक ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इट शुड बी नोटेड हेयर, वो कह रहा है कि यहाँ पे ये बात जो है याद रखने वाली है कि एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन कम ओनली फ्राम ऑटोमोस्फेयर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो वो हमेशा एटम्स के आउटरमोस्ट शेल से आते हैं। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ शेल्स में होते हैं, यानी कि जो सबसे आउटरमोस्ट शेल होता है उसे वैलेंस शेल चूँकि कहा जाता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन हैं जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं या जिन्हें वैलेंस शेल कहा जाता है, वैलेंस शेल जो आउटरमोस्ट शेल उसी को वैलेंस शेल कहा जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बाहर होते हैं और आसानी से जो है ना वो अटैच हो सकते हैं या निकल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें आप जैसे जो है ना वो किसी घर के आउटर गेट पर मौजूद जो है वो एक बंदा सबसे पहले बाहर जाएगा या सबसे पहले अंदर आने के लिए अवेलेबल होता है। तो अंदर जो रूम के अंदर बैठे हुए हैं लोग या जो घर के अंदर बैठे हुए हैं तो वो विजिटर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन मेंशन्ड ऑन द प्रीवियस पेज, यानी कि पिछले सफ़े पर वो कह रहा है कि बताया गया था कि सोडियम जो है वो यानी सोडियम क्लोराइड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सोडियम आयन्स, और जो नेगेटिव चार्ज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कौन सा था जी, क्लोराइड आयन्स होते हैं। यानी जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इसलिए वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। पॉजिटिव आयन मतलब वो चला गया, वो उसने दे दिया, और क्लोरीन ने चूँकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया था तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो these oppositely charged ions are then held together by the electrostatic force of attraction, यानी कि ये अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अपोजिट चार्ज वाले जो आयन्स हैं एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए जुड़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम देखें ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में खींचते हैं, यानी कि जैसे मैग्नेट नहीं, वो अपोजिट पोल्स को अगर हम एक दूसरे के साथ लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम इन दिस केस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चूँकि बन जाते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में खींचते हैं तो वो एक दूसरे के पास यहाँ अट्रैक्ट होते हैं। तो द केमिकल बॉन्ड दस फॉर्म इज कॉल्ड एन आयोनिक और इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड एंड द कंपाउंड हैविंग सच ए बॉन्ड आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। तो कह रहा है कि इस तरह का जो केमिकल बॉन्ड बनता है इससे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और वो जो कंपाउंड हैं जिनमें ये बॉन्ड होता है इन्हें आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो आयोनिक बॉन्ड का सिंपल मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इधर जो एग्जांपल हमने पीछे पढ़ी है NaCl जो कॉमन सॉल्ट है एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब जो है वो कैल्शियम एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो 3.3 फिगर में ये सारा आपको दिखाया जा रहा है
कि कैल्शियम जो है, जो कि एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देता है और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। यानी 3.3 में अगर देखें तो कैल्शियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स देना ईजी है। अब क्या क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के 2 एटम को देता है, क्योंकि क्लोरीन के हर एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तो वो 6 गेन करता, तो 2 देना इजी है इसके लिए। अब ये जब 2 देगा तो क्लोरीन के हर एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन 2 आएंगे, तो दोनों को 1 मिल जाएगा, यानी कि हर क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और स्टेबल हो जाता है। तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि कैल्शियम जो है वो 2+ आयन बन जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, और हर क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है। तो ये ऐसे ही है जैसे कैल्शियम के पास 2 अज़ाफ़ी पेन्स हैं, जैसे मैंने ऊपर पेंसिल वाली एग्जांपल दी, तो इसने दोनों पेन जो हैं वो 2 दोस्तों को दे दिए, तो हर दोस्त के पास 1 पेन हो गया। तो कैल्शियम जो है बेसिकली उसने दोनों पेन जो है वो एक एक दोनों क्लोरीन को दे दिया। तो इस तरह इसके जो हैं वो दोनों दोस्त आपस में खुश हो जाते हैं, या हैप्पी या स्टेबल हो जाते हैं। तो दीज आयन्स देन सराउंड ईच अदर 3 डायमेंशनली टू फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस। यानी ये आयन्स फिर एक दूसरे को 3 डायमेंशनली अंदाज में घेर लेते हैं और लैटिस यानी कि क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं, जो नेक्स्ट पेज में शो भी करवाएगा आपको। तो क्रिस्टल लैटिस जो है वो आप समझ लें कि एक ऐसा 3D अरेंजमेंट है जिसमें आयन्स जो हैं वो एक पैटर्न के साथ, यानी कि पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर अगला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी कि एक अरेंजमेंट यानी कि एक पैटर्न के साथ लग जाते हैं। यही वजह है कि जो आयोनिक कंपाउंड हैं वो मजबूत और हार्ड होते हैं, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट बहुत जो है वो एक पैटर्न के साथ होती है। तो अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर KCl, मैग्नीज, MgF2, NaF, जो है वो KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड और कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये सारे हम देखते हैं। तो यानी कि कह रहा है कि आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे। तो इनमें सब में जो है वो कॉमन बात यह है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है ना वो मेटल कहलाता है, तो और जो दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि नॉन मेटल। तो इस तरह आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो आते हैं जी फिगर की तरफ। तो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटिस जो है वो आप तस्वीर में देख रहे होंगे नेक्स्ट पेज में। तो सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल लैटिस है ना, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर एक लैटिस बनाते हैं। लैटिस कहते हैं बेसिकली एक जालीनुमा स्ट्रक्चर, यानी कि एक अरेंजमेंट इस तरह की इनकी होती है। आप देख सकते हैं कि सोडियम के इर्द गिर्द जो है वो सारे क्लोरीन हैं और क्लोरीन के इर्द गिर्द सारे सोडियम हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक जो है वो चेक बोर्ड या जालीदार खिड़कियाँ समझ लें, तो जहाँ एक जो स्याह आपको नज़र आ रहा है वो और एक सफ़ेद, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जो ब्लैक कलर का वो सोडियम है और जो वाइट कलर का वो क्लोरीन है, और ये बार बार जो है वो आप 7 क्रिस्टल जो देख रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट इस तरह। तो मतलब ये कि पूरी क्रिस्टल में सोडियम और क्लोरीन जो है वो आयन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस वजह से जो सोडियम साल्ट है ना वो एक सॉलिड क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं, हमें मिलता है। तो अब जो साथ वो कैल्शियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटिस है वो भी सेम इसी तरह। तो कैल्शियम के पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए, और इसलिए हर एक जो कैल्शियम के ऊपर जो है वो 2 पॉजिटिव के साथ 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन लाकर जुड़ते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये भी एक मजबूत जो है वो लैटिस होता है बनाता है, यानी कि जालीदार स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए ये कैल्शियम क्लोराइड भी एक सख्त क्रिस्टल है। तो अब नीचे देखते हैं, एक लिखा हुआ सेंटेंस, एन आयोनिक बॉन्ड इज देयर फॉर ए बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर। यानी कि आयोनिक बॉन्ड दरअसल एक ऐसा बॉन्ड है जो इस वक्त बनता है जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्राम वन एटम टू अनदर एटम, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को मुकम्मल तौर पर दे देता है। यानी ट्रांसफरेंस का मतलब होता है कि मुकम्मल ट्रांसफ़र करना, मुकम्मल दे देना, मुंतकिल कर देना। एक एटम सिर्फ देता है उसे मेटल कहा जाता है, और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे नॉन मेटल कहा जाता है। तो इस तरह ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस तरह मिलकर जो है वो स्टेबल होते हैं सारा कुछ।
अब हम इसके जो पूरा जो हमने टॉपिक पढ़ा आयनिक बॉन्ड वाला, तो इसके हम जो है अपना क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड ऑफ जो इंटरमीडिएट बोर्ड अपना बोर्ड है जो आपका, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो हम वन बाई वन उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जहाँ से हमने टॉपिक शुरू किया केमिकल बॉन्ड, तो यहाँ पर जो आ जाता है डिफाइन केमिकल बॉन्ड, यानी कि जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हैं हाईलाइटर से, तो ये इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर। तो अब नेक्स्ट आते हैं, तो आयनिक बॉन्ड जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, तो इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, यानी कि एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमेशा स्टेबल होना चाहते हैं एटम। तो स्टेबल का मतलब है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो गेन करना चाहते हैं, तो इसलिए ये बनाते हैं। तो साथ साथ मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो सारे डिस्कस किए हुए हैं आपसे, तो आप ये देख लीजिएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ मेंट बाय आयोनिक बॉन्ड, गिव एन एग्जांपल, यानी कि आयोनिक बॉन्ड क्या है। और इसकी एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो जो डिस्कस भी की गई है आपकी बुक ने सोडियम क्लोराइड की, तो वो आपने इधर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि आयोनिक बॉन्ड में कौन से जो एलिमेंट हैं वो टेक पार्ट करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, यानी कि मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है गेन करता है, और नॉन मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो मेटल लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को। ये बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है, और ये भी इसकी एग्जांपल भी आपने देनी है, कैल्शियम क्लोराइड को दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को दे सकते हैं, इनमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इस तरह एक और इधर क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट पेज पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है। तो ये भी डिस्कस कर दिया गया है लेक्चर में, यानी कि जब एक एटम पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन बन जाता है, तो इनके दरमियान जो अपोजिट चार्जेस की वजह से एक अट्रैक्शन पैदा होता है, तो इससे जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है जी वाई डू ओनली आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, यानी कि जो ऊपर मैंने हाईलाइट भी किया है। तो क्योंकि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं, आउटरमोस्ट में होते हैं, और आसानी से लूज या गेन किए जा सकते हैं। तो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होते हैं, तो वो बॉन्डिंग में इतना हिस्सा नहीं लेते, टेक पार्ट नहीं करते। और इस तरह एक क्वेश्चन बन सकता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। तो पीछे जो हम पढ़ के हैं क्लोरीन और सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जो ऊपर आपको 3.1 फिगर में भी दिखाया गया, तो वो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है हाउ इज़ NaCl फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो ये आपने सारी डायग्राम 3.2 वाली फिगर वाली जो है वो आपने बनानी है, यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा है और फिर क्लोरीन कैसे दे रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने कोशिश किया आपसे डिस्कस कर दिए जाएँ। तो स्टूडेंट आज हमने ये सीखा कि कौन से एलिमेंट्स जो है आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस क्या हैं, और NaCl और कैल्शियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटिस की एग्जांपल देखें। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन जो है वो कुछ वीडियो वगैरह हुई तो याद रखिएगा कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो इल्म बांटें, शेयर करें, और अल्लाह आपको सबको कामयाब करें। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।